हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मैथ के इस दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप एक ऐसे वीडियो में इंटर कर चुके हैं जहां आपको मैथ के क्वेश्चनों के ऊपर अटैक करना सिखाया जाएगा कि मैथ के क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग अटैक कैसे करते हैं, है ना। मतलब हम लोग सीधा सीधी एग्ज़ाम अप्रोच मेथड को सीखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल डेटा पे बेस्ड है एंड सारे क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है ना। तो आप बस निश्चित होकर आप इस पूरे सेशन को लें। अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो सबसे पहले आप इस पूरे सेशन के माध्यम से आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें और उसके बाद आप अपना अंतिम में निर्णय लें, क्योंकि ऐसे से ना जाने कितने यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं जो आपके साथ और आपकी ज़िंदगियों के साथ अच्छे से खेलना जानते हैं और व्यूज़ भी बटोरना जानते हैं। ठीक है, ये मेरा चैनल राहुल विद कंटेंट एक सिर्फ नाम ही नहीं, एक विश्वास है। ऐसा मैं नहीं, ये सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं, ये मेरे यूट्यूब के परिवार में लोग बोलते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपया है ना। कितना है? 9,000 रुपया है टीवी सेट का वास्तविक मूल्य। अगर सबसे पहले इसमें 20% की छूट दी जाती है। अच्छा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 20 एकम 20, 20 पचे 100। देखिए 20% का मतलब होता है 20/100। इसका मतलब क्या होता है? 1/5। अगर इस पर 20% की डिस्काउंट दी जा रही है, मतलब अगर वस्तु के दाम 5 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट की डिस्काउंट दी जा रही है, तो बेची जा रही कितने में? 4 में। टोटल कितना में? बट्टे 5। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसके दाम को 10% बढ़ा दिया जाता है और 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, है ना। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/10। ये तो बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब अगर वस्तु का दाम 10 रुपया है तो उसमें 1 रुपया को बढ़ा दिया जाता है, मतलब 11/10 हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को सॉल्यूशन नहीं करेंगे, है ना। सॉल्यूशन हम लोग इस चीज़ को नहीं करने वाले हैं, हम लोग अटैक करेंगे। कैसे? अगर देखिए आप सबसे पहले आप नज़र दौड़ाइए इसके ऑप्शनों पे, तो सारे के सारे ऑप्शन पूर्णांक में दिए गए, इंटीजर में दिए गए, दशमलव में तो नहीं दिया गया है। और अगर किसी भी नंबर को हम किसी भी अभाज्य संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फैक्टर रहता ही रहता है। तो ऊपर में 11 है, मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो भाई 11 से कटेगा ही कटेगा। और 11 से कटने का नियम क्या कहता है मैथ की दुनिया में? तो अगर जो जितने भी संख्याएं दी गई है, अगर हम उसके अल्टरनेट संख्याओं का अंतर अगर 0 हो या तो अगर उसके अंतर 11 हो, ठीक है, मतलब 11 हो, मतलब कहने का मतलब है या तो वो 11 का मल्टीपल हो या तो अगर उसका अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से कटेगा। तो अगर हम लोग दौड़ाते हैं अपने ध्यान ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई? 9,000। तो क्या 9,000 के संख्याओं के अल्टरनेट संख्या को जोड़ने से इसका अंतर 11 का मल्टीपल में आएगा या तो 0 आएगा? क्या नहीं आएगा। ओनली ऐसा जो ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है सी में, कितना लिखा हुआ भाई? 7920। देख लीजिए 7 और 2 9 होता है और 9 + 0 9 होता है, तो इन दोनों का अंतर 0 आ गया, है ना। मैंने आपको क्या बताया? या तो इसका अंतर 0 आना चाहिए या तो इसका अंतर 11 का एक मल्टीपल फैक्टर में आना चाहिए, 11 22 जो भी आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा है अटैकिंग वाला मेथड है। आप इस चीज़ को तुरंत पकड़ लीजिएगा मेरे भाई। अभी आपको हो सकता है कि लेट लगे, लेकिन आपको पूरी सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जामों में। इसी प्रकार से अटैक करते चले जाना है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अगर आपको निकालना है इस प्रकार के क्वेश्चनों का, मतलब जो जिसमें जो भिन्न दिया गया है, अंश भी दिया गया है और हर भी दिया गया है, वैसे संख्या का HCF निकालने का फॉर्मूला होता है अंशों का HCF बट्टे में हरों का LCM। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन की मदद जरूर लेना है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि अंशों का HCF कितना होगा भाई, अगर किसी भी संख्या का HCF निकालने को कह दिया जाए तो जो भी संख्याएं दी गई है और उस दी गई संख्याएं में जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ा उसका HCF नहीं हो सकता।
तो अगर आप देखेंगे ऑप्शनों में सबके ऊपर अंशों में तो कितना है, 2 है, 4 है, 8 है और 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2, 4, 8 और 10 का HCF होगा भाई वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दोनों मतलब इन चारों संख्याओं का HCF क्या आ जाएगा, अंशों का 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट रहा है, 4 को भी काट रहा है, 8 को भी काट रहा है और 10 को भी काट रहा है ना। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नज़रों पे। सबसे पहले अब उसके बाद देखेंगे कि हरों का एलसीएम क्या होगा। भाई अब हरों का एलसीएम नहीं निकालना है, आपको देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका जो अंश मतलब जो सबसे पहले लिखा हुआ 2, तो आपका नज़र पड़ेगा ओनली ऑप्शन नंबर डी पे कि जो जिसके ऊपर में क्या लिखा हुआ 2। ठीक है, तो एकमात्र वैसा ऑप्शन आपको मिल गया। उसके बट्टे में तो 315 है ही, तो 2/315 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 3, 9, 15 और 21 का एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक चीज़ निकाल के तुरंत आपको ऑप्शनों पे नज़र मारना है, और जैसे ही आपकी नज़र ऑप्शन पे जाएगी तुरंत आप इसे बना ले जाइएगा भाई, है ना। तो आपको ज़्यादा देर लगेगा ही नहीं बनाने में मैथ के इस प्रकार के क्वेश्चनों को। इसे ही कहा जाता है कि हम क्वेश्चनों पे अटैक कर रहे हैं, हम इसे सिस्टमेटिकली नहीं बना रहे हैं। लगभग आप एक क्वेश्चन को मतलब आप एक क्वेश्चन में कम से कम आप अराउंड 20 से 30 सेकंड का समय तो बचा ही लीजिएगा। और इस प्रकार से अगर आप में 20-25 क्वेश्चनों में 10 से 15 क्वेश्चनों में अगर आप इतना करके समय बचा रहे 20-20 सेकंड तक, तो बहुत सारी समय बचती है। 4 से 5 मिनट का समय बच जाएगी जो आप अन्य चीज़ों में दे सकते हैं, जैसे रीजनिंग में आप दे सकते हैं, मैथ की पजल वाली क्वेश्चन में आप दे सकते हैं। ठीक है, पजल वाली मतलब जो आपकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण है और एक मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात, मतलब एक दिया हुआ रेत और दिया हुआ क्या, बजरी। तो रेत और बजरी का अनुपात कितना दिया हुआ मेरे भाई, 17:8 दिया हुआ है। और बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 दिया हुआ है, जबकि बजरी और सीमेंट इस दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:17 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, तो मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बजरी दोनों जगह कॉमन है, बजरी यहाँ भी है और बजरी यहाँ भी है, लेकिन दोनों जगह बजरी का रेशियो अलग अलग दे दिया हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इसे सेम बनाना ही पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसे बना दो 24, इसे भी बना दो 24। तो अगर आप इसे बनाएंगे 24 तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो अगर आप बजरी में 3 से गुना करेंगे तो आपको रेत में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल रूप से रेत, बजरी और सीमेंट का यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या, रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 17×3 = 51 रेत आ जाएगा, है ना। बजरी कितना आ जाएगा, 24। इसको दोस्तों 24 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, इंटू 4 से। तो बजरी तो मेरा 24 आ ही गया, सीमेंट कितना हो जाएगा, 17×4 = 68। क्या पूछ रहा है, रेत और सीमेंट का रेशियो पूछ रहा है। तो देख लीजिए रेत कितना है, 21, मतलब ये 51 के अनुपात में, और सीमेंट है 68 के अनुपात में। तो 17×3 = 51 और 17×4 = 68, मतलब 3:4 अनुपात हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर, जो रेत और सीमेंट का अनुपात है ना। तो बस आपको इसी तरह से बनाते चले जाना है, आपको कुछ ही सेकंड में बस इसे बनाना है। ये मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 सेकंड की क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड में कतई नहीं उड़ा सकते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टैंक आमतौर पर 8 घंटों में भर जाता है ना, लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि 2 घंटे और लगते हैं, मतलब 8 घंटा तो लगता ही लगता है, प्लस 2 घंटे और 10 घंटे। जैसे जो नल उस टंकी को भर रहा है, मान के चलिए कि उस नल का नाम है ए,
तो ए नामक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, लेकिन जब टंकी के तली में छेद है, रिसाव हो रहा है उसके कारण, तो इसे भरने में 2 घंटे का और समय लग रहा है। मतलब अगर वो जो मतलब रिसाव वाला जो है छेद वो, और अगर ए मतलब मान के चलिए मैं उस रिसाव का नाम दे देता हूँ बी, मतलब अगर ए और बी देकर दोनों मिलकर भर रहे हैं तो टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लग रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर सिर्फ रिसाव के कारण उस टंकी के पानी को खाली करना हो तो टंकी कितने देरों में खाली होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8 और 10 के माध्यम से निकाल लेंगे टोटल यूनिट ऑफ वाटर, कि टोटल यूनिट ऑफ वाटर है आखिर कितना टंकी में, है ना। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई, 40 होता है। तो 10 चौके 40 और 8 पचे 40 हो गया। तो सिर्फ हमें निकालना है बी का। तो सबसे पहले ले लेंगे पानी की क्षमता, टोटल कितना है 40, और हम बी की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। तो बी की कार्य क्षमता है आखिर कितनी, देखिए यहाँ सिर्फ ए की कार्य क्षमता 5 है, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, और बी है टंकी को खाली करने वाला और ये है टंकी को भरने वाला। तो कहीं ना कहीं बी की कार्य क्षमता इसमें माइनस हुआ होगा, तब यहाँ पे जाके 4 बचा होगा। तो कितना माइनस हुआ होगा, 1 माइनस हुआ होगा, तो तभी तो 4 बचा है। तो यहाँ से निकल गया कि बी की कार्य क्षमता कितना है भाई, 1 है। आपको इस चीज़ में समझ में आया कि नहीं आया, कहीं ना कहीं बी की कार्य क्षमता 1 यूनिट होगी, मतलब जो बी है वो 1 यूनिट की दर से पानी टंकी के पानी को खाली कर रहा है, तभी तो इस 5 में 1 घट कर टोटल 4 यूनिट बच गया, जो इसकी टोटल ए और बी की दोनों की संयुक्त कार्य इफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है ना। तो बी कितने देर में भरेगा भाई, 40 घंटे में, तो खाली करेगा। तो 40 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यकीन मानिए कि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर कितना होगा। दोस्तों अगर कोई राशि 4 गुनी हो जा रहा है, मान के चलिए अगर उस वस्तु मतलब अगर सॉरी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ वस्तु, मान के चलिए अगर प्रिंसिपल अर्थात अगर मूलधन 100 रुपया है, तो 100 रुपया से टोटल मूलधन 400 रुपया हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ब्याज कितना मिला हुआ, इंटरेस्ट 300 रुपया प्लस 100 रुपया मूलधन होगा, तब 400 रुपया हो रहा है। बस आप इसे फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो कितना है 300 है बराबर पी जो मेरा 100 ले लिए हैं, हमें आर निकालना है, टी दे दिया हुआ 20 वर्ष और बटे 100 से भाग दे देना है ना। तो 100 से 100 कट गया, 20 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में, मतलब रेट कितना निकल गया, आर प्रतिशत बराबर 15%, और 15% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चीज़ से डायरेक्टली मतलब कि क्या करना है, जो भी ब्याज रहेगा ना बस आप उसे वर्ष की संख्यात्मक मान से आपको सिर्फ भाग दे देना है, बाकी तो सारे के सारे चीज़ तो कट ही जाएंगे, क्योंकि ए 100 से तो ये 100 कट ही जाएगा हमेशा। तो 300/20 = 15 डायरेक्टली आपको बनाना है इसी तरह से, ना कि आप इसे पूरा फार्मूला से लिखो फिर बनाओ, ऐसा आपको कतई नहीं करना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और यह है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। मैं आपको हर एक वीडियो में आज दिलाता हूं भाई कि आप 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर लो, ठीक है। तो मैं लगभग हर वीडियो में बताता भी हूँ। देखिए अगर ब्याज 2% रहे है ना, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 6.1208%। अगर ब्याज 3% रहे तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 9.2727%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रहे तो 3 वर्ष का ब्याज होता है 12.4864%, है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहे तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई 15.7625%। अगर 6% रहे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 19.1016%, है ना। आपको इसी तरह से करके सारे के सारे मान को आपको ऐड कर लेना है ना।
तो आपको लेकिन एक चीज़ जो है दोस्तों 10% की, तो आपको 10% वाली का चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों का भी निकाल लेना है। देखिए 10% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो इसका 2 वर्ष का जो CI होता है 21% होता है, 3 वर्ष का 33.1% होता है और 4 वर्ष का 46.41% होता है। बस इन्हीं 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% और समय कितना है 3 वर्ष, तो 10% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 33.1%, 33.1%। लेकिन ये पूरी राशि कितनी हो जाती है भाई 6,655 रुपया। तो पूरी परिपक्व राशि इतना, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज प्लस प्रिंसिपल, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 33.1% और प्लस 100% मूलधन, मतलब 133.1%। मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है 6,655 ये पूरी 133.1% का वैल्यू है। तो बोल रहा है कि राशि कितनी थी, है ना। तो राशि अपने आप में 100% होगी। एक ये जो दशमलव अगर हमको इसे हम अगर हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। और ए सीधा सीधी आप देखिएगा, आप इसे मोटा मोटी ले लीजिए 1300, है ना, और आप इसे मोटा मोटी ले लीजिए 6500। तो 13 5 65, मतलब ये पूरी 5 बार में कट जाएगा। और आपको ये अंदाज़ा आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है जो दशमलव में दिया गया है। मतलब ये संख्या पूरी कटेगा ही कटेगा। और 13 5 65 हो रहा है ना, और यहाँ पे 66 लिखा हुआ है, मतलब लगभग उसी के लमसम में कटेगा। और अगर हम इससे जब ज़्यादा ले लेंगे तो 13 6 78 हो जाएगा, जो कि 6600 की अपेक्षा कई गुना मतलब कि कई गुना नहीं, मतलब कि कितना भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 और 3 0 इधर आ जाएगा, मतलब 5,000 रुपया की राशि था। तो आपको इस चीज़ की आइडिया आ जाना चाहिए। और आपको इस चीज़ की आइडिया तब तक नहीं आएगी जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, है ना। चलिए इसे अब हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल होगा, मैं लगभग हर एक एपिसोड में जो लाता हूं, तो आपको अब इजी लगने लगा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। बोल रहा है कि 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो y की वर्तमान आयु कितना होगा। देखिए x और y की वर्तमान आयु के दे दिया कितना 3:4, मतलब जो भी होगा y की रेशियो, मतलब ये y की वर्तमान आयु, ये मेरे भाई 4 से कटेगा ही कटेगा, है ना, क्योंकि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए और आप ऑप्शन नंबर सी को काट दीजिएगा यूं ही, क्योंकि ये दोनों एक ऐसा ऑप्शन है जो 4 से कटते ही नहीं। अब आपकी ऑप्शन की सही होने की संभावना 50% हो गई है। अब ऑप्शन कौन कौन सा बच गया है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व कीजिएगा। 2 लोग हैं, एक है एक्स और एक है वाई, है ना, और इनकी रेशियो कितना दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 4। आप इसको कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, आप इसे भी एक्स मान लीजिए, 3x और 4x मान लीजिए, ठीक है। ये 5 साल के पहले इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था, तो 5:7 था, है ना। आप इसे क्या कीजिएगा, देख लीजिए 7 या 21 और 5 के 20, तो 21 में से 20 चल जाएगा, कितना बचेगा x बराबर में देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 5 35 इधर आएगा, ठीक है, -35 और 5 25 -25। तो अगर ये 7 5 -35 अगर को ले जाएंगे बराबर के वो साइड, तो हो जाएगा +35। तो +35 और -25 कितना आ जाएगा मेरे भाई, +35 और -25 10 आ जाएगा ना। आपको इस चीज़ को डायरेक्टली करना है, आपको ऐसा नहीं कि 7 या 21x -35 बराबर 5 के 20x -25, उसके बाद फिर घटाओ। आपको शुरुआत में थोड़ी सी पेन होगी, लेकिन आप जैसे जैसे अगर आप इन सारे चीज़ों को करते जब चले जाएंगे ना, तो आपकी सारी दर्द दूर हो जाएंगी। और आप प्रयास कीजिएगा कि आपको इसी तरह से करना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10, और x और y की रेशियो कितना दिया हुआ था भाई 3:4, मतलब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y की जो वर्तमान आयु कितनी साल है 40 साल है,
और 40 साल कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। सबसे पहले आपको इसका मल्टीपल फैक्टर चेक करना है कि ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो इसकी ऑप्शन से मेल खा रहा है ना। तो हम दो ऑप्शनों में जब फंस गए तो हमें इसे सॉल्यूशन करना ही पड़ा, लेकिन मेरी ऑप्शन की सही होने की संभावना तो 50% हो गई 25% के अपेक्षा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गतिमान है, मतलब ये चल रही है, और जो दूसरी ट्रेन है भाई उस ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है और वो लगभग 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, और ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही है। मतलब अगर एक ट्रेन इधर से जा रही है तो दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है। तो अगर कोई भी दो चीज़ें जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर गतिमान हो तो उन दोनों की चालें आपस में जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाएगी भाई? क्योंकि वो जो जिस स्पीड से इधर ही आ रहा है और ये जा रहा है इधर से, तो जल्दी उन लोग मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलेंगी कैसे? जब स्पीड ज़्यादा होगी, और स्पीड ज़्यादा होगी कब? जब ये दोनों की स्पीड आपस में कनेक्ट हो जाएगी, मिल जाएगी। तो टोटल समय पूछ रहा है कि कितने समय के बाद ये मिल जाएगा। तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल दूरी में से चाल को से भाग दे देते हैं। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, इन दोनों की ट्रेन की लंबाई। तो 120 मीटर प्लस 130 मीटर कितना हो गया? 250 मीटर, है ना। और दोनों की चालें भाई जुड़ जाएगा। तो एक का चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी ट्रेन की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड प्लस 30 मीटर प्रति सेकंड कितना हो जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये भी है मीटर में और ये भी है मीटर में। हमें दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं। कितने बार में कटेगा भाई? 5 बार में कटेगा, बराबर 5 सेकंड का समय लगेगा। तो 5 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों एक ऐसा क्लास होता है जहां लगभग आप मैथ की लगभग हर एक चैप्टर की क्वेश्चनों को फेस करते हैं। देखिए परसेंटेज का ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग खराब कर सकता है और आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। कैसे? और मैं इसके पिछले कई सारे एपिसोड में भी इसे उड़ाया हूं, और इस मेथड का नाम है दोस्तों डेविएशन। एक नया मेथड है जो आप लोगों के बीच में मैं इसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, ठीक है। डेविएशन एक ऐसा मेथड है जो इसकी के करेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको करेक्ट नंबर नहीं, आपकी रेशियो के भी से भी निकल जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर लड़कों का औसत अंक 60 है और अगर लड़कियों का औसत अंक कितना है भाई? 70, तो पूरी कक्षा का औसत अंक कितना होगा? आप क्या करेंगे? 60 × 2 + 70 × 3 बटे में 2 + 3 = 5। या तो आप ऐसे ही आप दोस्तों क्या करेंगे, 2 और 3 को 5 को पहले जोड़ देंगे और उस 50 में से भाग दे देंगे। 50/5 = 10, मतलब लड़कों की संख्या है 20 और लड़कियों की संख्या है 30। अब उस 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 में, फिर प्लस इस 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 70 में। जो भी आएगा आप उसे टोटल 50 से भाग दीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। आपको ऐसे मेथड में फंसना ही नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं जो आपकी स्मार्ट अप्रोच बताएगी, है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है भाई कि जो लड़कों का औसत अंक 60 है और अगर लड़कियों की औसत अंक अगर 70 है, तो जो भी इस पूरे कक्षा का औसत होगा ये 60 और 70 के बीच में ही होगा, है ना। कितना होगा भाई? 60 और 70 के बीच में ही होगा। ऐसा नहीं कि इसका औसत 55 हो जाए और ऐसा भी नहीं कि इसका औसत पूरे कक्षा का 80% हो जाए, 90% हो जाए। तो सबसे पहले आपको देखना है ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 60 और 70 के बीच में है ही नहीं। तो सारे के सारे ऑप्शन 60 और 70 के बीच में। दूसरी चीज़ आपको इसमें ये चेक करना है कि आपको इन दोनों संख्याओं का ले लेना है एवरेज। तो 60 और 70 का एवरेज कितना आता है भाई? 60, 70, 130/2 = 65। और सबसे बड़ी औसत कितना है? 70। मतलब अब जो हमको चेक करना है मेरे भाई, अब आपको ये चीज़ चेक करना है कि जो इस पूरे कक्षा का औसत होगा ये 65 और 70 के बीच में होगा। तो 65 और 70 के बीच में होगा, 65 नहीं होगा, 65 और 70 के बीच में होगा।
तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी मेरा यूं ही कट गया मेरे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब मेरी ऑप्शन की सही होने की पॉसिबिलिटी 50% बढ़ गई, क्योंकि मैंने इस दो ऑप्शनों को काट दिया। आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो इन दो संख्या मतलब ये जो पूरा कक्षा का औसत होगा मेरे भाई, ये 60 और 70 के बीच में होगा। दूसरी आपको क्या चेक करना है कि आपको ये दोनों संख्याओं का एवरेज ले लेना है। तो 60 और 70 130 होता है, और इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 130/2 = 65। अब जो इसकी एवरेज होगी पूरी कक्षा की, ये 65 और बड़ी जो संख्या होगा 70 है बड़ी संख्या, तो 65 और 70 के बीच में होगी। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी मेरा कट गया, फिर भी मेरा बच गया। लेकिन फिर भी मैं इसे स्मार्ट तरीके से मैं बताऊंगा, जो है दोस्तों डेविएशन। तो आप इन दोनों नंबरों के बीच में कुछ भी मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 65 मान लीजिए, मान के चलिए हम 65 मान लेते हैं। मैंने माना कि ये पूरे कक्षा की औसत प्रतिशत 65% है, तो इसमें कितना का कमी है 5% का कमी है। कितने में 2 लोगों में, है ना। बस आपको रेशियो से काम चल जाएगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे 10% की कमी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10% की कमी कर देंगे। और यहाँ पे 70 है, जबकि मैंने माना है 65, है ना। तो एक ज़्यादा कितना है 5% ज़्यादा है। कितने लोगों में 3 लोगों में, मतलब 5 दिया 15 को हम लिख देंगे यहाँ पे +15% और भाग दे देंगे इस पूरे रेशियो से। तो 3 और 2 कितना होता है भाई 5 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 65% और -10 + 15 बराबर 5% हो जाएगा। और 5 बटे अगर आप 5 कीजिएगा तो 1% आएगा, बराबर 66% हो जाएगा। तो इस पूरे कक्षा का औसत कितना आ जाएगा भाई 66% आ जाएगा। लेकिन मैंने जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, इसके पीछे आप ज़रूर इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बन जाते हैं। आपको पेन तक भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद ऐसा ऑप्शन भी आ जाए, है ना। तो क्या आपको ऐसा कहीं और कंटेंट मिलता है क्या? कतई नहीं मिल सकता। देखिए हम लोग बढ़ते हैं इस आज के एपिसोड के अंतिम क्वेश्चन की ओर। बोलते हैं कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर है। आप सभी को शायद पता होगा कि वृत्त की परिधि होता है भाई 2πr, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है भाई क्या होता है πr²। वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि और इसके क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर है। मतलब संयोग से जितना इस वृत्त की परिधि आ रहा है उतना ही क्या आ रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो इस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो कट रहा है आप उसे काट दीजिएगा। देख लीजिए पाई से पाई कट गया, मैं इसे ब्लैक पेन से काटता हूँ। पाई से पाई कट गया, एक आर से स्क्वायर कट गया, मतलब क्या बच गया 2 = r। आप इसी को बोल सकते हैं r = 2। मतलब इस वृत्त की रेडियस कितना आ गया 2 यूनिट आ गई। आप इसे 2 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते हैं, ये 2 यूनिट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये 2 यूनिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा भाई कि आपको इस पूरे सेशन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, और आप लोग डेफिनेट इसे फील ही किए होंगे कि जो दूसरे की सेशन होती है उस सेशन के अपेक्षा ये सेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ना। तो मैं अब इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर से भाई कमेंट कीजिएगा, और अपने इस राहुल विद कंटेंट नामक जो यूट्यूब चैनल है, जो मेरा ये परिवार है, आप लोग उसकी संख्या को बढ़ाइए, तभी थोड़ी सी मोटिवेशन मेरे अंदर भी आएगी। अगर आपको क्लास बेहतर लगी होगी तो, वरना नहीं। ना जाने कितने ऐसे ऐसे छोटे मोटे चैनल पड़े हुए हैं, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूं, जो आपकी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं और आप लोग खेलना भी पसंद करते हैं। आप ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू।